हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से एनसीईआरटी पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 की नई एनसीईआरटी जिज्ञासा का एक बहुत ही मजेदार अध्याय 4, जिसका नाम है चुंबकों को जाने। बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि एक छोटा सा मैग्नेट बिना छुए लोहे की चीजों को अपनी ओर खींच लेता है? आखिर ऐसा क्यों होता है, यही हम आज समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए हम अब सीधे अपनी किताब की ओर चलते हैं और अध्याय को लाइन बाय लाइन समझते हैं, ताकि आपको हर चीज साफ साफ समझ में आए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस आज की मजेदार क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि रेशमा केरल के एक तटवर्तीय नगर में रहती है। ये रेशमा है और ये एक समुद्री इलाके में जो है इसका घर है, वहीं ये रहती है और लघु कहानियां लिखने में उनकी बहुत रुचि है। यानी कि छोटी छोटी कहानियां इनको लिखने का बहुत शौक होता है। और अक्सर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस तरह की कहानियां लिखने और पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब आगे उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनाना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। शुरुआत कुछ इस प्रकार से की गई है रेशमा लड़की से, और इसमें कुछ इस तरह की चीजें बताई जा रही है कि इसे कहानियों का बड़ा शौक है। ये बहुत सारी छोटी कहानियां जो है वो लिखा करती है। और इनकी एक दादी है जिनका 60वां जन्मदिन है, और उसी जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये एक कहानी लिख रही है जो ये अपनी दादी को सुनाना चाहती है। ठीक है, तो रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। और रेशमा जो कहानी लिख रही थी, तो पुराने समय में केरल जो राज्य है जो कि समुद्र के किनारे ही है, वहाँ लोग जब बाहर से आते थे और मसाले वहाँ से खरीद करके अपने यहाँ ले जाते थे, उससे संबंधित कुछ कहानियां ये लिख रही हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का जो हमारा केरल राज्य है वो मसालों के उत्पादन में अभी भी वर्तमान समय में भारत में प्रथम राज्य है। वहाँ बहुत सारी ऐसे मसाले जो है वो उगाए जाते हैं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। देखिए, आपको चुंबक के बारे में बताने के लिए ये जो नई एनसीईआरटी बुक है, इस जिज्ञासा ने किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर वे में, एक कहानी के फॉर्म में आपको चीजों को बताने की कोशिश कर रही है। और कितनी बेहतरीन ये किताब जो है आपकी नई बनाई गई है कि किस प्रकार से एक लड़की जो है वो कहानियां लिख रही है और वो समुद्र से रिलेटेड कहानियां लिख रही है। और ये बता रही है कि एक बार इसकी कहानी में ये जाहिर कर रही है कि एक बार समुद्र के रास्ते से कुछ लोग आ रहे थे मसाले खरीदने के लिए। वो नाविक जो है रात में तूफान में जो है समुद्र में ही फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यानी कि यहाँ जो है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जब नाविक तूफान में फंसता है तो वो बीच रास्ते में ही रुका रहता है, और यहाँ से रेशमा आगे की कोई दिशा डिसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि दिशा डिसाइड करने के लिए इसके पास कोई भी ऐसी दिशा से संबंधित जानकारी वाली चीजें नहीं है, जिसकी वजह से ये अपनी कहानियों को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। अब कुछ आगे इस प्रकार से मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूँ। और यहाँ फिर है कि उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी, और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। यानी कि यहाँ जब इसको नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय जब नहीं सूझा, तो इनको याद आया कि हमने इंटरनेट और अपने विद्यालय के जो हमारे पुस्तकालय हैं वहाँ हमने देखा था कि यात्री जो है वो दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक जिसे कंपास बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी से आज वर्तमान समय में दिशा से संबंधित जानकारियां जो है वो इकट्ठी की जाती है। और पुराने समय में भी जब इसका पहली बार आविष्कार हुआ था तो इसी के जरिए हम लोग दिशा को जाने। और दरअसल इसमें चुंबक का प्रयोग जो है वो किया गया है, जिसके जरिए हम दिशा जानते हैं। वैसे ये पहले मुझे नहीं बताना था, लेकिन हाँ आगे आपको चीजें इस तरह से पता चलेगी।
यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे पर्स आजकल के बने हैं, बहुत सारे ऐसे बॉक्स हैं जो चुंबक की सहायता से आसानी से चिपक जाते हैं, बंद हो जाते हैं अच्छे से। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा का मतलब क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, और यही आदमी को किसी चीज के प्रति जानने का एक जो है एक तरीका है कि आप यदि जिज्ञासु हैं तभी आप किसी चीज को जानने की कोशिश जो है वो करेंगे। और यहाँ रेशमा के साथ कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही है। अभी तक चुंबकों से संबंधित उसने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी जिस पर उसका कोई खास ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ये कहानियां वो लिख रही है और यहाँ उसे अचानक ये जिज्ञासा हुई कि इस तरह की चीजों में जो चुंबक का प्रयोग किया जाता है और वो इसके बारे में और अधिक चीजें जो है जानने की जो है अब वो कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आगे अब कुछ इस प्रकार से यहाँ कुछ चीजें जो है आपका दिखाया गया है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें भी चुंबक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कील वगैरह जो है वो लोहे के होते हैं और वो आसानी से चुंबकों से चिपक जाते हैं, तो इसको खींच करके इसमें रखते हैं। फिर ये डस्टर है, शायद ये आपका मोबाइल फोन का कवर है, जो इसको ऐसे आप रखिएगा तो यहाँ चुंबक लगा हुआ आता है, वो आसानी से चिपक जाएगा। फिर ये बॉक्स है, फिर ये अलमीरा है, ये फ्रिज है। इन सभी चीजों में जो है वो चुंबक का प्रयोग जो है वो किया गया है। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था। यानी कि पहले के समय में जो चुंबक इस्तेमाल किए जाते थे वो प्राकृतिक चुंबक थे, जिसको चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था, और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल, बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। यानी कि आजकल जो आप चुंबक देख रहे हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों में जो चुंबक इस्तेमाल हो रहा है वो कृत्रिम चुंबक हैं। कृत्रिम चुंबक का मतलब जो वैज्ञानिकों, जो इंसानों के द्वारा बनाया जा रहा है। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, चुंबक कई तरह के हो सकते हैं। जैसे एक चुंबक आपका ये है जिसे छड़ चुंबक कहते हैं। ये आपका एक चुंबक है जो यू आकार का है, इसे यू आकार का चुंबक बोलते हैं। और ये आपका एक चुंबक है जिसे वलय चुंबक बोलते हैं। यानी कि इतने प्रकार के चुंबक हो सकते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न है कि क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? ये आपको सोचना है। अब आगे का जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। यानी कि यहाँ हम जानेंगे कि कौन से चुंबकीय पदार्थ हैं और कौन से अचुंबकीय पदार्थ हैं। इसकी जानकारी हम कैसे पता करें? तो आइए क्रियाकलाप 4.1 आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। अलग अलग पदार्थों से बनी बहुत सारी नहीं, कुछ वस्तुएं लें और एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं। पूर्वानुमान का मतलब होता है किसी घटना के होने से पहले उसके बारे में अनुमान लगाना। यानी आप किसी घटना को करने से पहले, कोई चीज को करने से पहले ही ये अनुमान लगाएं कि इसमें क्या हो सकता है, कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें, जो कि नीचे आपका दिया गया है। यानी कि जैसे जैसे आप एक चुंबक लें, अलग अलग वस्तुएं लें, आप एक एक करके देखें कि कौन सी इसमें चीजें जो है चुंबक के साथ चिपक सकती है, और उसको तालिका में आपको दर्ज भी करते चलना है। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित करें। 4.1 तालिका जो है वो यहाँ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के बहुत सारी वस्तुएं आपको दिख रहे होंगे। फिर आपको एक चुंबक लेना है और इन सभी वस्तुओं को बारी बारी से इसमें
चिपकाते चलना है, यानी कि सटा के देखना है कि कौन सी चीजें चिपक रही है, और जो जो चीजें चिपक रही है वो जो भी आप अवलोकन कर रहे हैं, जो भी आप समझ पा रहे हैं, जो भी आप पूर्वानुमान लगा पा रहे हैं, वो आपको इस तालिका में जो है वो दर्ज करना है। कि जैसे आप देख रहे हैं कि पेंसिल है जो कि वस्तु है, अब आप पदार्थ जिससे वो वस्तु बनी है ये पता करें कि पेंसिल किससे बनी है, तो लकड़ी का बना हो सकता है, कांच का, लोहा का, प्लास्टिक का, इस तरह की चीजों से बना हो सकता है। अब चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, हाँ या नहीं में जवाब दें। ठीक है, आप पहले अनुमान लगाएं कि ये चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। चिपकेगा, मान लीजिए हाँ आपको लग रहा है चिपकेगा, तो हाँ भर दें, और फिर वो क्रियाकलाप करने के बाद आप देखें कि ये चिपका कि नहीं, फिर आपको हाँ या ना में इस तरह से जवाब दे करके इस पूरी तालिका को जो है वो आपको भरना है। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे, तो ये आप खुद से करें। फिर आगे जब भी आप तालिका को भरेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था, क्या आपने जब पहले ये अनुमान लगाया कि ये चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, क्या सब चीजों में ये आपका सही साबित हुआ, कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि यहाँ का जो हमारा टॉपिक था कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, आपको ये तो पता चल गया कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पदार्थ चुंबक के साथ चिपक जाए वो चुंबकीय पदार्थ है। और इसमें लोहा एक चुंबकीय धातु है, इसके अलावे निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते और चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो है वो चुंबकों के साथ आकर्षित नहीं होते हैं, उससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसमें सटते नहीं हैं, तो प्लास्टिक वगैरह और चुंबकीय पदार्थ हो गए। तो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के साथ चिपक जाए और चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के साथ नहीं चिपके। तो यहाँ आप ये समझ पा रहे होंगे कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई, ये आपको जो है ऊपर आपने दर्ज किया होगा, तो वहां से पता चला होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है चुंबकों के ध्रुव। चुंबकों के ध्रुव यानी कि जैसे आप पृथ्वी जो हमारा है, तो पृथ्वी में आप दो ध्रुव देखते होंगे, एक उत्तरी ध्रुव देखते होंगे, एक दक्षिणी ध्रुव। उसी तरह से क्या चुंबकों में भी इस प्रकार के कुछ ध्रुव पाए जाते हैं, यानी पोल पाए जाते हैं। तो आइए पता करते हैं क्रियाकलाप 4.2, आइए जांच करें। तो ठीक है, चलिए जांच करते हैं। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोह रेतन यानी कि लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। लोह रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें, कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोह रेतन का क्या होता है। यानी कि इस तरह से आपको एक शीट लेना है, उस पर एक चुंबक लेना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, और फिर आपको लोहे के छोटे छोटे कण को जो है इस पे जो है देना है और आपको थपथपाना है, यानी कि उससे थोड़ा थोड़ा हिलाना है। क्या आप लोह रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीकों में कोई विशेष बात देखते हैं, यानी कि उसके चिपकने के तरीकों में कुछ विशेष बात देखते हैं? जरूर देखिएगा। क्या देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये जो चुंबक है ना, तो इस चुंबक का ये जो सिरा है और ये जो सिरा है, इसमें आप एक पूरा घौना मौना टाइप का देखेंगे कि इस साइड या इस साइड ही चीजें जो है वो चिपक रही है। और इससे ये पता चलता है कि चुंबकों में दो ध्रुव होते हैं, उसी तरह से जिस तरह से पृथ्वी में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और यही दो ध्रुव चीजों को आकर्षित करता है चुंबक, यानी कि कोई भी चीज होगा तो इसी में चिपकेगा या फिर इसमें चिपकेगा। तो अब वही बातें शायद आगे कह रही होगी कि क्या लोह रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है? नहीं, पूरे चुंबक पर तो समान रूप से नहीं चिपकता है, किनारे में या फिर या कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है। जी बिल्कुल, एक जगह पे हम देख सकते हैं कि लोह रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, यानी कि ये जो सिरा है, यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये सिरा, ये दोनों सिरा, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है। और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है, यानी कि चुंबक के शेष भाग पर तो कम चिपक रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये किनारे में ज्यादा ये चिपक रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चला। अब यहाँ एक चीजें आपको सोचने के लिए कही जा रही है कि यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त होगा, आप दोहरा भी सकते हैं। ठीक है,
और ये अच्छी बात जो है वो कही जा रही है। अब आगे बताई जा रही है कि चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव, यानी कि चुंबक का ये जो दोनों किनारा आप देख रहे हैं ना, यही चुंबक का दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, यानी कि इसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने जाना कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, और फिर आपने जाना कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब लोह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। ये देखिए कह भी दिया, एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। आप कितना भी छोटा चुंबक लें, आप उसमें हमेशा दो ध्रुव ही पाएंगे। एक ध्रुव वाले चुंबक अस्तित्व में नहीं हो सकते, यानी कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा कोई भी चुंबक कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमेशा उसमें दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये पाए ही जाएंगे। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़ों में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। देखिए वही बातें यहाँ पूरी जो है वो कही गई है। ठीक है, तो सर आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा सामने कर लेता हूं और यहाँ से अब हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो नया टॉपिक है वो है दिशाएं ज्ञात करना। यानी कि हम दिशाएं कैसे ज्ञात करेंगे कि चुंबक में किस तरह की दिशाएं, क्योंकि आजकल जितने भी दिक्सूचक यंत्र हैं उसमें चुंबकों का प्रयोग किया जाता है दिशाओं को ज्ञात करने के लिए, और प्राचीन काल में शुरुआत में जो है दिशा को जानने के लिए चुंबकों का ही प्रयोग किया जाता था। तो आइए क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जैसे यहाँ ये एक छड़ चुंबक है, ठीक है, इसके बीचों बीच यहाँ आप देख सकते हैं धागा बांधा गया है और इस तरह से यहाँ लटकाया गया है। ठीक, जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। यानी कि जब तक ये स्थिर ना हो जाए, क्षैतिज एकदम सीधा ना हो जाए, तब तक आप उसको कोशिश करें कि वो सीधा हो, तब तक आप इंतजार करें स्थिर होने का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं तो फिर से आपको चीजें जो है वो दिखाई देगी यहाँ से। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। तो जब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। अब इसको जो है क्षैतिज में घुमा करके इसको जो है आप विश्राम यानी कि रुकने तक इंतजार करें। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे जो है एक टुकड़ा लिया गया है कागज का, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर यहाँ 4 अलग अलग दिशाएं जो है वो बनाई गई है, और एक दिशा में आपको जो है चीज़ों को मतलब पहले तो आपको चुंबक ये जो है ना ये इसको घुमा देना है, और आपको देखना है कि ये कौन से पर्टिकुलर 2 दिशाओं में आकर के स्थिर होता है, जिससे पता चलेगा कि चुंबक जो है कौन सी 2 दिशाएं जो है वो बताया करती है। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विश्राम अवस्था में ठहरता है। यानी कि पहले आपको ये 2-3 बार करना है। आप एक बार क्या करें कि अलग दिशाओं में रख करके इसको घुमाएं और फिर देखें कि कहाँ आकर रुक रहा है। फिर आप अलग दिशाओं में इसे रख करके आप देखें कि ये कहाँ आकर के रुक रहा है। क्या आपको हमेशा एक ही जैसी स्थिति मिल रही है? तो इससे पता चलेगा आपको कि भाई चुंबक जो है कौन सी दिशा को जो है वो बताता है। यहाँ आपको कुछ इस तरह से पता चलेगा कि वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है। हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? अब ये पता कैसे करें कि भाई वो स्वतंत्र रूप से किसी छड़ चुंबक को लटकाते हैं तो वो कौन सी 2 दिशा में आकर के रुक जाता है। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिससे के अनुदिश चुंबक ठहरता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि पूर्व की तरफ जो है हमारे सूर्य देव जो हैं वो उगते हैं, यानी कि उनका उदय होता है। फिर आप जानते हैं पश्चिम की ओर जो है सूर्य देव जो हैं वो अस्त हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं। यानी कि ये 2 दिशाएं आपको यदि पता हो जाए तो 2 दिशा तो आप इजीली जो है पता कर सकते हैं, जैसे एक उत्तर और एक आपका जो है दक्षिण। तो यहाँ उसी तरह से कहा जा रहा है कि आप सूर्य को आप आधार बना लें और फिर आप पूर्व और पश्चिम को जान लें और फिर उत्तर और दक्षिण को भी जान जाएंगे। अब इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भाई
चुंबक हमारे किस दिशा में आकर के रुक रहा है। अब वहीं आगे कुछ इस तरह से आपको बताएगी, और क्या बताएगी ये आप ध्यान दें कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जैसा कि उसमें 2 ध्रुव है तो उसी तरह से वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब देखिए हमारा धरती जो है ना खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। ये क्यों करता है ये आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। इसलिए इसमें आप देखेंगे कि एक उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है, और एक आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी कि एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, जो कि सेम चुंबक में भी हमें इस तरह के ध्रुव जो है वो दिखाई दिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से धरती से तुलना कर दिया इसका चुंबक का। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं, क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? बिल्कुल ठहरेगी। ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। अब देखिए कोई भी टुकड़ा लीजिए, यदि वो चुंबक है तो हमेशा उसको आप स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो वो उत्तर दक्षिण की ओर जो है वो रुकेगा, और इसके आधार पे हम आसानी से चुंबक की सहायता से दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से हम धरती पे सूर्य की उगने और डूबने की स्थिति से हम 2 दिशाएं जान करके 2 दिशा पता कर लेते हैं, तो उसी तरह से इसमें उत्तर दक्षिण बता दिया तो पूरब पश्चिम तो पकड़ना आसान हो जाएगा। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। देखा, पुराने समय में चुंबक के जरिए ही एक छोटा सा दिक्सूचक यंत्र जो है वो प्रयोग किया जाता था दिशाओं को जानने के लिए। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सूची उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं सामने कर दूं ताकि मैं पूरी चीजें एक बार पढ़ सकूं, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा। ये आपका है चुंबकीय दिक्सूचक कंपास, ठीक है। इसके द्वारा जो है आज भी थोड़ा एडवांस लेवल का ये आ गया है, लेकिन पुराने के समय में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता था। अब दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। तो इसके जरिए इस तरह से जो है, एक तो ये देखिए उत्तर दक्षिण को तो दिखाएगा ही, फिर बाकी दिशाओं को आप यदि 2 दिशा को आप जान रहे हैं तो आसानी से आप 2 और दिशाओं के बारे में आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ कुछ और अधिक जाने तो क्या जानिए, हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं। ये लड़की सोच रही है क्या हम खुद से भी बना सकते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जो कि ऊपर मैंने ये दिखाया, जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। तो इस तरह से आप चाहें तो घर में बना भी सकते हैं। यहाँ आपको एक तरह से रेफरेंस दे भी दिया कि किस तरह से कंपास जो दिक्सूचक होते हैं वो काम करता है। तो आइए यहाँ देखिए, निर्माण करने के लिए लग रहा है कि ये लोग आज मानेंगे ही नहीं, अपना एक पर्सनल जो दिक्सूचक यंत्र होता है उसे बना करके ही छोड़ेंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। ये देखते हैं किस प्रकार से इसके हम बना सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो ये क्रियाकलाप आप खुद से भी पढ़ करके चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। वैसे मैं एक बार इसे रीड कर दूं। कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक अस्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह से पहले ले रहा है, फिर आपको इस तरह से बना करके दिखाएगा। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें
सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। ठीक है, मैं दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की गई थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराइए। सुई के पास थोड़ा सा लोह रेतन या स्टील की पीन लाएं। अगर पीन या लोह रेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। ठीक है, इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 में दिखाया गया है। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करते हैं। कॉर्क धीरे से घुमाएं और इसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराइए। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंगित करते हैं? तो इस तरह से आप चाहें तो एक टेम्परोरी दिक्सूचक यंत्र जो है वो घर पर भी बना सकते हैं, इस चीजों को ध्यान में रख करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण को अब हम लोग जानेंगे कि चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब यहाँ कुछ बातें बताई जा रही है कि क्या आप जानते हैं। पहले ये लड़की क्या सोच रही है इसको जरा देखते हैं। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, ये प्रश्न कर रही है। तो क्या होता है वो तो अब आगे बताएंगे ना। अब आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, उसी की तो जानकारी यहाँ जानेंगे। रुकिए बाबू, आपको बताएंगे, ठहरिए। पहले थोड़ा हम क्या आप जानते हैं, क्या ये बता रहा है कि आधुनिक दिक्सूचक यानी कि आज का जो नया दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र कहा जाता था। देखिए पहले, आज तो आधुनिक दिक्सूचक आ गया है ना, अच्छा वाला, लेकिन पहले के समय में जैसे आपने अभी घर पे वो सुई जो ऊपर मैंने क्रियाकलाप ये बताया, ये तो इसके जरिए जो है पहले भी इसी तरह का दिक्सूचक यंत्र लोगों के द्वारा जो है पुराने समय में किया जाता था। ठीक है, तो यही क्या आप जानते हैं, इस तरह की बातें बताई जा रही है। अब यहाँ से हम जानेंगे कि चुंबकों में आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। और क्रियाकलाप जो हमारा 4.5 है, आइए प्रयोग करें। तो सबसे पहले बोला है कि दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिन पर उत्तरी यानी कि नॉर्थ और दक्षिणी यानी कि साउथ ध्रुव अंकित हो। यानी कि दो छड़ आपको ऐसे लेना है जिसमें आपको इस तरह से चीजें आपको अंकित कर देना है या अंकित हो। इन्हें चुंबक फर्स्ट व चुंबक सेकंड के रूप में चिन्हित करें। अब इन चुंबकों को इस तरह से एक चुंबक फर्स्ट और एक चुंबक सेकंड इस तरह से अंकित कर देना। ठीक है, चुंबक फर्स्ट के लंबे भाग को 5 से 6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे चित्र 4.8 में दिखाया गया है। अब देखिए 5 से 6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर आपको रखना है कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब चुंबक सेकंड का एक सिरा पेंसिलों पर रखें, चुंबक फर्स्ट के सिरों के पास लाएं, सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब देखें कि क्या होता है। तो अब देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये अब आपको इन दोनों को पास लाना है और ये देखना है कि एक दूसरे से स्पर्श कराने के बाद, सटाने के बाद, छूने के बाद ये कैसा क्या कर रहा है। इसके बाद चुंबक सेकंड का, अब ये चुंबक सेकंड है, ठीक, सॉरी, अब ये दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि चुंबक सेकंड का दूसरा सिरा को चुंबक फर्स्ट के उसी सिरे के पास लाएं, जैसे चित्र 4.8 ख में इसमें दिखाया गया है कि क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक फर्स्ट गतिमान हो जाता है, क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है। इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग ध्रुव है और यहाँ एक जैसा ध्रुव है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक जैसे ध्रुव हमेशा एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। और जब अलग अलग ध्रुव होंगे तो एक दूसरे से आकर्षित होना चाहेंगे, यानी कि सटना चाहेंगे, यानी कि इस कंडीशन में आकर्षित होगा और इस कंडीशन में प्रतिकर्षित होगा, जिसके बारे में इस क्रियाकलाप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ आपको ये बताएगा भी, क्या बताएगा मैं ही आपको बता दूँ। ठीक है, ये बताएगा कि आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव यानी कि अलग अलग जब हो,
अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इस कंडीशन में, ठीक है। और दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि इस कंडीशन में एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो आप इस टॉपिक का मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ क्या कहाँ था हमारा टॉपिक। ये शुरू जब हुआ था कि चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कि आकर्षण कब होगा प्रतिकर्षण कब होगा, ये अब आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से एक और बातें कुछ पता चली है कि किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से किसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं, अब किसी एक चुंबक से के स्थान पर आप लोहे का कोई छड़ से इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होंगे। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। वाह, सही बात है। अब आगे क्रियाकलाप 4.6 आइए प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रयोग करते। पहले लड़की क्या सोच रही है, पिछले वाली लड़की का तो जवाब आ गया कि चुंबक एक दूसरे से कब आकर्षित करेगा और कब प्रतिकर्षित करेगा। तो दिक् सूचक की सुई भी एक चुंबक है। है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी। अब हम पहले कैसे बताएं, अब देखते हैं। एक चुंबकीय दिक् सूचक और एक छड़ चुंबक लें, ठीक है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सामने ला दूं ना तो आपको एक बार में चीजें अच्छे से दिखेगी और समझ में भी आएगी, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक् सूचक रखें और इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें, ठीक है। करते हैं। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक् सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.9 क में दिखाया गया है। यहाँ इसमें दिक् सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं, क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में विक्षेपित हुई? अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराइए। क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं? अब दूसरे वे में इसको दोहराइए। पहले आप क्या कीजिए, इसको स्थिर करके नॉर्थ पोल लाइए, फिर इसको साउथ पोल लाइए। दिक् सूचक सुई में एक छड़ चुंबक किस तरह से इस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये आपको अवलोकन करना है और ये जानकारी जो है वो जाननी है। और यहाँ जानने के बाद शायद यहाँ ये लड़की कुछ बता रही है। क्या बता रही है अब तो देखते हैं भाई। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक् सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। फिर वही बात हो गया, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक् सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई, एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो मान लीजिए हम दिक् सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, क्या इससे दिक् सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लीजिए अभी और थोड़ा एडवांस लेवल का क्रियाकलाप चलेगी। ये लड़की तो बहुत जिज्ञासु है कि नहीं? कहानी लिखते लिखते ही कहाँ कौन सी कहानी लिखने लगी। अब चलिए आगे क्रियाकलाप 4.7 आइए जांच करें। तो क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराइए। अच्छा, पिछलका वाला। छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक् सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा चित्र 4.10 में दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिक् सूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक् सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन तालिका 4.2 में अंकित करें। लकड़ी के टुकड़े का स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रियाएं दोहराएं। अब यहाँ ये जो क्रियाकलाप है, सबसे पहले ये क्रियाकलाप आपको करना है ये, ठीक है। और इसको यहाँ आपको जो है वो अंकित करना है कि इस तरह से करने पर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको दोहराना है। जब चुंबक और दिक् सूचक सुई के मध्य उपयुक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों को भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। इसीलिए तो आपने कभी देखा होगा, जैसे एक पेज होता है तो इधर आप एक चुंबक देंगे तो पीछे भी एक चुंबक ऊपर नीचे आप जादू अपने दोस्तों को दिखाते होंगे, और बचपन में इस तरह की चीजें आपने जरूर किया होगा। अब हम लोग करेंगे चुंबकों के साथ मनोरंजन, यानी कि चुंबकों के साथ क्या करेंगे? मनोरंजन, यानी कि खेल कूद करेंगे। आप क्या करेंगे आपको यहाँ पता चलेगा। अब ये लास्ट ही है, ठीक है। अब यहाँ से चुंबकों के साथ थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। अब मनोरंजन में हम लोग क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा इसको बढ़ा ही रखते हैं।
चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी। वाह वाह रे लड़की। और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये धातु की चीजें हैं और धातु चुंबकों से आकर्षित होती है, ये एक दूसरे से सटी हुई है। चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल आश्चर्यजनक है। अब आगे, क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों से चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा क्रियाकलाप है। और उसके बाद यही सब ये मनोरंजन हुआ। क्या 4.14 चित्र में दर्शाई गई दोनों कारों के पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेगी या एक दूसरे से दूर जाएगी? ये तो डिपेंड करेगा कि उसका कौन कौन सा ध्रुव है। अब आगे यहाँ आप जान सकते हैं अधिक और जानिए इसको खुद पढ़ करके आप। और यहाँ भी आप जो है इसको जान सकते हैं। चुंबकों को सुरक्षित करने के बारे में बताया गया, क्योंकि चुंबकों को आप जरूर सुरक्षित रखें, वो सावधानियां। और फिर यहाँ से ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।